वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार वीडियो को सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सभी लोगों के पास अपने शेयर करें, स्टेटस वगैरह पर डाल दीजिएगा। और आज की वीडियो के अंतर्गत जनरली हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और प्राचीन इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम एंसेंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या एंसेंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। पेपर 1 उसी के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कि प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष या फिर प्रथम सेमेस्टर बोल सकते हैं आप, तो उसके संबंधित सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो चाहे आप प्रथम वर्ष में हो या फिर सेमेस्टर में हो, आपको यही पढ़ना होगा। ये सारी की चीज़ें एक बार अपने सिलेबस जब आपका आएगा तो मिला ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। नवीनतम पाठ्यक्रम एक प्रकार से 2022 के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास रहेगा और सभी लोग अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर मैच करवा लीजिएगा, उसके बाद में आप आसानी से पढ़ेंगे। अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर आपके पेपर का नाम जो पेपर 1 है ना, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका नाम क्या है, अगर यही आपके पेपर का भी नाम सेम है तो बिल्कुल आप निश्चिंत तौर पर जो है इस सिलेबस को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपके पेपर का नाम यही होना चाहिए, अगर प्राचीन इतिहास शुरुआत की जाए तो लगभग 606 जो है बीसी से, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है और 600 ईस्वी तक चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत का जो राजनीतिक इतिहास रहा है और समय काल आपको भी दिया जाता है, समय काल कब से कब तक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 600 ईस्वी तक, लगभग 1200 साल तक का जो समय है इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विभिन्न जो है राजशाहों के बारे में, जैसे कि आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद में धीरे धीरे कैसे सिकंदर आता है, उसके बाद में मगध साम्राज्य का कैसे उदय होता है, फिर मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रारंभिक जीवन कैसे रहा, चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, बिंदुसार, अशोक, इन सभी के बारे में देखेंगे, इनकी क्या क्या नीतियाँ रहीं, चाहे साम्राज्य विस्तार को हो या लेकर के चाहे धार्मिक नीति हो या तमाम प्रकार किसी प्रकार से नीति, या फिर जो राजशाही पतन हुआ उनका राज्यों का वो आखिरकार कैसे हुआ और उनका उत्थान कैसे हुआ, ये तमाम सारे मुद्दे। शुंग वंश क्या है, कनौ वंश क्या है, कलिंग नरेश जो खारवेल थे उनके बारे में, हिंद यमन सातवाहन वंश, पश्चिमी शक, इन सभी के बारे में पढ़ते हुए हम हूण आक्रमण तक आएंगे। तो हूण आक्रमण लगभग 606 ईस्वी तक के आसपास होने प्रारंभ हो जाते, तो यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसके बाद में हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे फिर, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम प्रारंभ करता हूँ, आखिरकार आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, आप सभी लोग देखिए जो है यहाँ पर दिया हुआ इकाई 1 के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। इकाई 1 सबसे पहले जानेंगे और इकाई 1 जानने के बाद में ही हम जो है इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। इकाई 1 आप लोग देखिएगा, कलर बताइए तो चेंज कर लें हम, कलर हरा कर लें, हरा सही दिखेगा, चलिए हरा कर लिया। तो हरा कलर हमने कर लिया। यहाँ पर देखिएगा इकाई 1 इकाई 2 मतलब 4 इकाइयों में आपका सिलेबस मुख्यतः बटा हुआ है। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम जो है आपका पेपर 1 का जो चैप्टर 1 है वह क्या है, तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आखिरकार हमने मध्यकालीन इतिहास को देखा था, उसका सिलेबस अपलोड है, सोशियोलॉजी का सिलेबस अपलोड है, जियोग्राफी का अपलोडेड है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी एक प्रकार से जो है आज अपलोड हो गया अभी, तो उसको भी देख लीजिए, अभी 8 बजे ही हुआ है, ठीक। और रात के 9 बज चुके हैं, मैं आपके सामने लाइव ही प्रस्तुत हूँ। लगभग 9 बज के बात की जाए तो लगभग 9 बज के मेरे प्यारे दोस्तों जो है ज़्यादा समय हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके सामने आज के वीडियो के अंतर्गत मैं प्राचीन इतिहास लेकर के हाजिर हूँ। वैसे सोशियोलॉजी पढ़ाना था, लेकिन एक व्यक्ति है, बहुत कमेंट उनका आया भाई साहब का, तो इसीलिए यह पढ़ाना मुझको जो एक प्रकार से रहा कि हाँ इसका भी सिलेबस थोड़ा सा बता दें, ठीक। उसके बाद में हर एक चैप्टर को बताने का प्रयास रहेगा। तो मतलब अगर लगातार एक ही विषय पर मैं फोकस कर दूंगा तो फिर अन्य जो छात्र छात्राएँ हमारे हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास रहेगा, ठीक। तो पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास कैसे जाने हम, उसको लेकर के स्रोत बहुत सारे, तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं और कुछ जो है हमको विदेशी लोगों से प्राप्त होते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी, उसके बारे में चर्चा करनी है। और 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे में और 10 गणराज्य, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है सेकंड चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। 16 महाजनपद और 10 गणराज्य जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहाँ
से एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बने हैं, तो उसको हमको बिल्कुल जो है पता होना चाहिए कि 16 जो महाजनपद हैं वह कौन कौन से, उनमें कौन सा सबसे बड़ा जनपद था, कौन सा सबसे एक प्रकार से बात की जाए कौन सा जो एक गण था वह बड़ा था, गणराज्य कौन कौन से थे। तो इन सभी को देखेंगे हम, जब चर्चा करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा सारे मुद्दे। नेक्स्ट है आपका अगला पढ़ेंगे हम भारत पर जो है जो पारसी थे उनको पारसी कहा था, तो पारसी और सिकंदर का आक्रमण जो हुआ उसका क्या क्या प्रभाव रहे हैं, तो उन प्रभावों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका चौथा चैप्टर मगध का साम्राज्य, मतलब मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ है। तो जाहिर सी बात है सिकंदर का आक्रमण के बाद ही जो है मगध साम्राज्य का उदय होता है। तो ये हम एक प्रकार से क्रम में ही पढ़ते हुए इकाई 1 को समाप्त कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपके हैं। इकाई 2 में आपके सिलेबस के अंतर्गत देखिएगा जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ना हमको, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रारंभिक जीवन कैसे रहा उसका, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय रही हैं खास करके उनको देखना है। बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में हमको पढ़ना, अशोक की विजयें क्या क्या थी, मतलब कौन कौन सी विजय रही है अशोक की, और साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ कौन कौन सी अपनाई अशोक ने, और इसी के साथ साथ धम्म नीति भी उनकी क्या रही है। अशोक चूँकि बौद्ध धर्म अपना लिए थे बाद में, तो उनके बारे में पढ़ना है। और उत्तराधिकारी और पतन के कारण, आखिरकार जो उत्तराधिकारी कैसे होते थे, किस प्रकार से बांटा मतलब कि बनाया जाता था, अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो इनको देखेंगे। साथ ही साथ पतन का कारण, यानी कि जो मौर्य वंश था उसके पतन का कारण क्या था। ये सारे के सारे राजा जो थे ये मौर्य वंश के ही थे। उसके मौर्य वंश के बाद में आप शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो शुंग वंश हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में शुंग वंश के बाद और दूसरा वंश आता है कनौ वंश, तो कनौ वंश के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में फिर हम कलिंग नरेश के बारे में देखेंगे, खारबेल, तो कलिंग नरेश खारबेल के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है इकाई 2 भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट फटाफट से आप लोग ले लीजिएगा इसका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है इकाई 3। इकाई 3 में आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हिंद और यमन का जो एक प्रकार से जो आक्रमण हुआ वह किस प्रकार से हुआ, तो इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। क्या हिंद यमन का जो आक्रमण हुआ है उनके बारे में, हिंद कौन थे, मतलब कि हिंद यमन मतलब कि जो यमन आए हमारे यहाँ पर, और साथ ही साथ तो हिंद यमन कौन थे इनके बारे में देखेंगे। और जो है सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी शक क्षत्रप के बारे में चर्चा करेंगे, और कुषाण वंश के बारे में देखेंगे हम। कुषाण वंश में आप देखेंगे यहाँ पर कुजुल और बिग कैटफिशेस के बारे में चर्चा करते हैं। हमको कनिष्क प्रथम के बारे में भी देखना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एक चीज़, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, यहाँ पर आप ज़रूर यह देखिएगा जो है इससे पहले आप देखेंगे तो लगभग हमने 2-3-4 महीने पहले की वीडियो है, उसमें हमने लगभग इसके 200 से अधिक प्रश्नों को करवाया था। 200 से अधिक प्रश्न जो हैं इसके हर एक चैप्टर से लगभग जो है 4-4, 5-5 प्रश्न जो है या 10-10 प्रश्न लिए गए थे। उसमें 200 से अधिक प्रश्नों का समावेश हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत किया है। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसमें तमाम सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और आपके पेपर में भी आसानी होगी। इकाई जो है 4 के बारे में इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। इकाई 4 में देखेंगे चैप्टर 13 गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त वंश में हमको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, कुमारगुप्त के बारे में देखना है, स्कंदगुप्त के बारे में देखना है, उत्तराधिकारी के बारे में देखना है, उनके जो उत्तराधिकारी रहे गुप्त वंश के और सारे, और आखिरकार जो गुप्त वंश का पतन हुआ वह किन कारणों से हुआ, तो इन समस्त मुद्दों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन समस्त मुद्दों को हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये सारा मुद्दा हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ये यहाँ पर जो आपके सामने कटघरे में दिखाई पड़ रहा है, तो ये होगा चैप्टर 13। आगे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपका नेक्स्ट है चैप्टर 14। उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 14 के अंतर्गत हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वाकाटक राजवंश के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, तो वाकाटक राजवंश के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मौखारी वंश, और मौखारी वंश के साथ साथ उत्तर गुप्त वंश भी है। तो मौखारी वंश और उत्तर गुप्त वंश के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सारे मुद्दे आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों मौखारी और उत्तर जो है ये तो हो गया 15, और 16वां आपका हूण आक्रमण। तो हूण आक्रमण देख लेंगे, उसके बाद में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आप सभी लोग सिलेबस देखें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे, उसके बाद में 6ठी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको देखेंगे। साथ ही साथ 16 महाजनपद और 10 गणराज्य के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो है भारत पर पारसी और सिकंदर का आक्रमण देखेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे।
देखेंगे। और नेक्स्ट आपका मगध साम्राज्य का उदय देखेंगे। इकाई 2 में हम मौर्य वंश में प्रवेश करेंगे, मौर्य वंश की उत्पत्ति, प्रारंभिक जीवन उसका का सारा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय रहे उनके बारे में, और बिंदुसार के बारे में, अशोक की विजय, साम्राज्य विस्तार क्या नीतियाँ रही हैं, उसकी धम्म नीति क्या रही है अशोक की, और साथ ही साथ उत्तराधिकारी कौन रहा अशोक के, और पतन कैसे हुआ मौर्य वंश का, इसको देखेंगे। उसके अंदर शुंग वंश, कनौ वंश और कलिंग नरेश खारबेल, इन सभी के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इकाई 3 में प्रवेश करेंगे। हम हिंद यमन के बारे में चर्चा करेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी शक के बारे में पढ़ेंगे, क्षत्रप के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में जिसमें आप कुजुल और बिग कैटफिशेस के बारे में पढ़ते हुए कनिष्क फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा आता रहता है एग्जाम्स में। उसके बाद में गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के साथ ही साथ मेरे पास चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की विजयें क्या क्या रही हैं, मतलब चंद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उनको देखेंगे। रामगुप्त की ऐतिहासिकता देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त कौन थे इनके बारे में जानते हुए स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी या फिर जो गुप्त वंश के उत्तराधिकारी रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, और आखिरकार पतन उसका कैसे हुआ, इस समस्त मुद्दों को यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाकाटक राजवंश, वाकाटक राजवंश के बारे में भी देखेंगे। और 15वां नंबर आपका मौखारी वंश, मतलब उत्तर गुप्त काल के समय की बात करें तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद में हूण आक्रमण देखते हुए हम सिलेबस को समाप्त करेंगे। ये थे आपके सिलेबस जो कि कुछ आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे, तो ये हमने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपको ये सारे मुद्दे ठीक ठाक लगे होंगे, और ये जितने भी आपने देखा इन सभी संबंधित वीडियो या फिर इन सभी संबंधित जो है मैं चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस वगैरह आपके करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है आपके जो पूछे जाने हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोगों से बहुत बहुत यही रिक्वेस्ट रहती है कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। जितना लाइक शेयर मिलेगा उसी हिसाब से मोटिवेशन मिलता है और उसी हिसाब से पढ़ाने का भी जो है मन करता है। तो आप सभी लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करा करिए वीडियो को। ओके, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब जो है नेक्स्ट जो सिलेबस आपका आएगा वह संस्कृत साहित्य का भी आपको सिलेबस दे दूंगा, BA फर्स्ट ईयर का। ठीक, उसके बाद में साथ ही साथ आपकी जो है और तमाम सारे सब्जेक्ट की जो है वीडियो अपलोडेड है सिलेबस की। तो अब मॉडल पेपर भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चूँकि अभी मॉडल पेपर का एक प्रकार से ऑफिशियल नोटिस नहीं आई कि किस प्रकार से मॉडल पेपर आएगा आपका, बट बहुत सारे विश्वविद्यालय का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुत सारों का जो है लिखित होगा। अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही होगा फर्स्ट ईयर का, लिखित बहुत कम चांसेस हैं। बट कुछ कहा नहीं जा सकता, कोरोना आएगा तो फिर उसी तरीके से परीक्षा होगी जिस प्रकार से अब की बार हुई थी। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।